हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। हमारा इसका लाइव सेशन नहीं हो पाया था, तो हमने इसका रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड किया है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। तो आज चलते हैं आज के पहले हेडलाइन की तरफ। लीजेंडरी सिंगर डैश विल बी प्रेजेंटेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020, द स्टेट गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर। ये मैं बता चुका हूँ, तो जो भी मैं हेडलाइन में डालता हूँ, चाहे तो वो पूछा गया हो, सॉरी, चाहे तो मेरे द्वारा करवाया गया हो, या तो वो हेडलाइन आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ों को यहाँ पे मैं उन चीज़ों को डालता हूँ। तो ये मैं करवा चुका हूँ कि आशा भोसले को मिलने वाला है महाराष्ट्र का हाईएस्ट ऑनर। महाराष्ट्र का बहुत समझ सकते हैं कि हाईएस्ट ऑनर है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले को, ठीक है, आशा भोसले को, तो याद रखेगा। सेकंड आपके सामने है, एक कंटेनर शिप कॉल्ड एवरग्रीन रिसेंटली रैंग एग्राउंड इन द स्वेज कैनाल। हाँ, तो एक शिप कंटेनर था, ओके, इसका नाम था एवरग्रीन, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। वो स्वेज कैनाल में फंस चुका है, और दिस ब्लॉक मोर देन 400 शिप फ्रॉम द टाइम ट्रांसिटिंग द कैनाल। मतलब ये कह रहा है कि इस ब्लॉकेज के कारण ये जो स्वेज कैनाल उसमें टेढ़ा फंस जाने के कारण एटलीस्ट 400 शिप 400 जहाजों को प्रॉब्लम हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब इम्पैक्ट तो पड़ना है। एंड इस चीज़ को रेफर किया गया स्वेज कैनाल क्राइसिस 2021 या स्वेज कैनाल ब्लॉकेड। ध्यान रखिएगा, ये स्वेज कैनाल में फंसा है। ये जो शिप जा रहा था वो चाइना से नीदरलैंड की ओर जा रहा था, चाइना से नीदरलैंड की ओर जा रहा था, और ये फंस चुका है, ऑलमोस्ट 1 वीक से फंस चुका है, अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया है। इससे एटलीस्ट 9 बिलियन डॉलर, 9 बिलियन यूएस, मतलब कहने का डॉलर के उससे घाटा लग चुका है अभी तक पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल ट्रेड में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, ये हमारा हुआ स्वेज कैनाल। ये देख सकते हैं, ये स्वेज कैनाल है, ओके, ध्यान रखिए स्वेज कैनाल है। और ये रेड सी इधर आप देख सकते हो, रेड सी है, इधर आपका मेडिटेरियन सी है, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज कैनाल। इसके पहले जब ये स्वेज कैनाल का निर्माण नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं, स्वेज कैनाल का निर्माण 1869 में हुआ था, ओके, ध्यान रखिएगा 1869 में स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ था। उससे पहले ये बहुत ही लॉन्ग एरिया कवर करना पड़ता था, नीचे अफ्रीका से होते हुए ये इंडिया की तरफ या इंडियन ओशन में आते थे। बट ये जब कैनाल का निर्माण हो जाने से बहुत ही डिस्टेंस घटा था, तो मेडिटेरियन से ये इधर यूरोप वाला जो एरिया है, यूरोप वाले कंट्रीज, यहाँ मेडिटेरियन सी के थ्रू, यहाँ सब देख सकते हो स्वेज कैनाल के थ्रू रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ एडान होते हुए, ये इधर आप समझ सकते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जा सकते हैं, और इंडियन ओशन की तरफ भी आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और जो भी व्यापार है वो चीजें कर सकते थे, ठीक है। तो ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को, पहला बात, ये स्वेज कैनाल जोड़ने का काम करते, पहला आपके सामने जीके बनता है। और ये इजिप्ट इजिप्ट देख रहे हैं, ये पूरा इजिप्ट है, ये इजिप्ट पूरा कंट्री है, इजिप्ट है, मिस्र इसको बोलते थे, मिस्र की सभ्यता यहीं पे थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इजिप्ट कंट्री है, स्वेज कैनाल यहीं पे है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे स्वेज कैनाल है, ओके। तो आप देख सकते हो, अब देखिए 1869 में ये तो बना था, बट उस समय जब स्टार्टिंग में बना, तो 1956 के पहले तक, 1956 के पहले तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इस कैनाल के ऊपर यूरोपियन शेयर होल्डर में, तब समझ लीजिए कि शेयर होल्डर में तब समझ लीजिए कि इंग्लैंड प्लस फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्हीं लोग का इस दबदबा था 1869 से पहले। यही लोग इस रूट का इस्तेमाल करते थे, और साथ साथ इजिप्ट जो गवर्नमेंट है, इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है वो, तो क्योंकि इजिप्ट में है, तो इजिप्ट की गवर्नमेंट तो करेंगे इस पे, तो इजिप्ट की गवर्नमेंट और यूरोपियन कुछ जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस, इन लोग ऊपर इस पे कब्जा था। बट इजिप्ट के राजा थे, उनका नाम था अब्देल नसार। अब्देल नसार ने 1969 में इसका क्या कर दिया, इस स्वेज नहर का, सॉरी 1969 नहीं, 1956 के बाद, 1956 में इन्होंने इसका कर दिया नेशनलाइजेशन, मतलब कोई भी इस कैनाल का इस्तेमाल कर सकता है, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया, मतलब सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ पे पहले से मोनोपोली है, जहाँ पहले से लोगों का दबदबा है, इस स्वेज कैनाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस चीज़ को नेशनलाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस चीज़ करने से स्वेज क्राइसिस हुआ, स्वेज क्राइसिस बोला गया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इससे क्या बता सकते हो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे स्वेज क्राइसिस, ओके। सेकेंड अरब इजरायली वार,
सेकंड अरब इजरायली वार, ठीक है, वार, और सनाई वार। मतलब इस ब्लॉक के इस स्वेज कैनाल को राष्ट्रीयकृत करने के बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि सब लोग भीड़ गए आपस में, इस राजा के ऊपर भीड़ गए जो यहाँ पे अब्दुल नसार था वहां पर के जो किंग थे, इजिप्ट के मिस्र के किंग, उनके ऊपर सब भीड़ गए कि आपने ऐसा क्यों किया, और इसको हटाना चाहते थे कि इसको हटा देंगे और इस तरह से प्रॉब्लम होगा। इसको हटा दिया गया, आगे इसको हटा दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि फिर ये मामला यूएनओ में चला गया, फिर जाके फिर बाद में ये चीजों को मतलब करीब करीब एक साल तो ये 1956 से लेकर 57 तक ये चीजें ये जो पूरा स्वेज कैनाल है ये बीच में ब्लॉक रहा, ठीक है। सिर्फ स्वेज क्राइसिस बोला था उस समय, और ये सेकंड स्वेज क्राइसिस हो गया, सेकंड बार जब ये शिप लटक गया इसके अंदर में, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए स्विच जब यहाँ पे जब शिप लटक गया, तो अब पहले देखिए यहाँ से अगर रास्ता ये आने का था, देखें यहाँ पे जिब्राल्टर जो संधि है, इस चीज को होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए जहां भी जाना जा सकते हैं। बट अब क्या हुआ, जब एक नया रूट निकाला गया, जब तक ये शिप निकल न जाए तो एक नया रूट निकला है, ये है, अब देख सकते हो यहाँ से पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, बॉर्थोम दिलियाज के द्वारा खोजा गया था, बॉर्थोम दिलियाज के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से होते हुए जहां भी जाना है जा सकते हैं, ठीक है। तो जब स्वेज कैनाल से जाते थे तो 18,000 किलोमीटर दूरी तय करना था, अब 25,000 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा, एटलीस्ट 7,000 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। ओके, जहां 25 दिन लगता था अब 34 दिन लगेगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जब केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। तो हम स्वेज कैनाल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, तो उसमें अच्छे तरह चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन आपको मैंने एक अच्छे तरह बहुत सारा चीज बता दिया कि स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ठीक है, ये सब चीजें आपको समझने हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखते हैं नाइल रिवर है, नाइल रिवर, नील रिवर यहाँ से जाती है और ये मेडिटेरियन सी में अपना जल गिराती है, यहीं पे है, इसलिए इजिप्ट को नील नदी का देन भी बोला जाता है। ओके, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। हु इज रिकमेंडेड बाय द सीजीआई एस ए बोबड़े एट द 40th सीजीआई, मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि एस ए बोबड़े के द्वारा 48वां सीजीआई के रूप में किन्हें रिकमेंड किया गया है, तो वो आपको बताना है किन्हें किया गया है, ये आपको बताना, ठीक है। ओके, चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि सीजीआई जो भी पुराने सीजीआई होते हैं, मतलब कहने का जो अभी करेंटली सीजीआई है, जैसे अभी ऐसे बोबड़े हैं, तो वो एक एक अपने सबसे जो वहां पे सबसे ज्यादा सीनियर जो रहते हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे उत्तराधिकार के रूप में ये इन्हें बनना चाहिए सीजीआई। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था किस तरह से होता है। तो ये है एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना, यही बनेंगे हमारे 48th सीजीआई, जब इनका कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म होने वाला है सी एस बोबड़े का, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं। ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म एक तरह का एक डिसऑर्डर है, इसके लिए एक अवेयरनेस डे मनाया था, 2 अप्रैल को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। इसका एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पीपल विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंक्लूडिंग ऑटिज्म एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। मतलब इसका एम यही है कि जो लोगों का जो ऑटिज्म के प्रति जो कहने का मतलब डिसऑर्डर है, जो ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है उसके प्रति अवेयरनेस करने का, अवेयरनेस जगाने का। ओके, और ऑटिज्म वाले लोग क्या होता है कि वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते, तो सोशल कहने का मतलब कि जो कहने का सोशल एक तरह से नहीं होते, बच्चे बच्चे में होते हैं ऑटिज्म, तो बच्चे लोग देखेंगे बच्चे लोग किसी से बात नहीं करेंगे, बच्चे लोग कुछ बोलेगा सुनेंगे नहीं, अलग चीजों पर रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन आपकी बात को नहीं सुनेंगे, बच्चे लोग खेलना पसंद नहीं करेंगे या कुछ अलग एक्टिविटीज करेंगे सब लोगों से अलग भिन्न, वो ऑटिज्म होते हैं, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, थीम आपको याद रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज, थीम और डे, ये क्या आपको याद रखना है। थीम था इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस मतलब हुआ कि जो लोग हैं ऑटिज्म के शिकार, उन्हें वर्क प्लेस जहां भी कार्यस्थल है वहां पर उन लोगों को इंक्लूजन किया जाए, ये घुल मिल सके। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जो पैंडेमिक वर्ल्ड के बाद जो चैलेंज आने वाले हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी और चैलेंज के चीजों को फेस करने के लिए इसका थीम रखा गया। तो थीम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, आप याद कर सकते हो। ओके, तो आज का फर्स्ट करंट अफेयर आपके सामने है। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021, पहला वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन और लॉजिस्टिक समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। ओके, ये किया क्या है, 2021 में किया गया 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 है, 2021 में
अबू धाबी, जो कि यूएई का कैपिटल, ठीक है, यूएई का कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट का कैपिटल है अबू धाबी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इस चीज का इनॉग्रेशन किया गया एच शेख, देखिए नाम बहुत खतरनाक है, एच शेख अब्दुल्ला बिन जायद। नाम इतना बड़ा है कि आप लिखने में आपको 2 दिन लग जाए। अल नहयान, ठीक है, ये इनका नाम है। ये अभी कह सकते हैं कि यूएई का फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन मिनिस्टर यूएई का। तो इनके द्वारा ये चीज स्टार्ट किया गया है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट। इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं? पहला बात, इसमें इंडिया की तरफ से जो भाग लिए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन को ही बनाया गया टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी पता होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, ओके। तो ये जो इम्यूनाइजेशन जो स्टार्ट किया गया ना, ये जो समिट है, ये होप कॉन्सेरेटियम के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, ये होम कॉन्सेरेटियम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये यूएई का ही एक संस्था एक तरह समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया है। इसमें बात किया गया पूरा तरह से जो वैक्सीन है इस चीज के बारे में बात किया, किस तरह से वैक्सीन को चारों तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा, हर तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन चीजों पर फोकस किया गया ये इस समिट में। पहला बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट हुआ है अबू धाबी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको इस चीज को समझ लीजिए कि ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, होप कंसोर्टियम के द्वारा। इसका गोल क्या भाई, कि कोऑपरेशन ऑन द ग्लोबल अप्रोच टू कोविड-19 एंड इंश्योर हेल्दियर फ्यूचर फॉर ऑल। एक कोऑपरेशन, बहुत ही मजबूत कोऑपरेशन करेंगे जिसमें कोविड-19 को अप्रोच करने के लिए अबू धाबी के द्वारा होस्टेड किया गया। चीजें समझ सकते हैं। होप कंसोर्टियम क्या है, ये अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, उसका ही एक कहने का मतलब कि एक इनिशिएटिव है। इट्स बिंग टुगेदर लीडिंग ब्रांड टू प्रोवाइड इन टू इन सोल्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन। ये क्या है कि कोविड-19 के वैक्सीन किस तरह से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो, इस चीज के बारे में। तो होप, तो इसमें इतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इतना ही याद रखिए, ठीक है। ये डिजिटल समिट हुआ, ध्यान रखिएगा, डिजिटल समिट हुआ था, इस चीज को आपको याद रखना, ओके। हु विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2020? आपके सामने सवाल है कि सरस्वती सम्मान 2020 कौन किन्हें मिलने वाला है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो सरस्वती सम्मान 2020 जो आप देख रहे हैं ये इनको मिलने वाला है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनके बुक का नाम है सनातन, इनके बुक का नाम है सनातन, जो 2020 का सरस्वती सम्मान मिलेगा। वही वासुदेव मोही की बात करें, 2019 का सरस्वती सम्मान इन्हें मिला था। शरद पगारे की बात कर ले भाई, तो मैंने बताया था आपको व्यास सम्मान 2020 के लिए, ओके, व्यास सम्मान 2020 के लिए पाटलिपुत्र की सामग्री, इनका किताब का नाम क्या भाई, पाटलिपुत्र की सामग्री। नासीरा शर्मा 2019 के लिए व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ध्यान रखिएगा। ये दिया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, 1991 से स्टार्ट हुआ था, ओके, सरस्वती सम्मान 2020 और अगर बात कर लेते हैं व्यास सम्मान, ये दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। आपको इतना ही याद रखना है इसमें, और भी इसमें कुछ चीजें आपको याद नहीं रखने, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया, इनका बुक का नाम सनातन था। और अब जैसे शरद पगारे जिनको व्यास सम्मान मिला है, उनके बुक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री, ओके। चलिए, मिलिट्री एक्सरसाइज नेम शांतिर उग्र सेना 2021, नाम से आपको लग रहा हो बंगाली टाइप का नाम है, तो ये किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है आपको बताना है। ये आयोजित किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है ये शांतिर उग्र सेना 2021, ध्यान रखिएगा। जो शांतिर उग्र सेना 2021 है, पहले बात शांतिर, मैं लिख दूं यहाँ पर शांतिर उग्र सेना, शांतिर उग्र सेना की अगर हम बात कर ले हैं, तो शांतिर उग्र सेना का आप अर्थ समझ लीजिए, फ्रंट रनर ऑफ द पीस। देखिए इस वर्ड का मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये शांतिर उग्र सेना, पहला बात, ये 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। पहला बात, 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ चलेगा, तो
बांग्लादेश के अंदर। एक तरह का ये एक सैन्य अभ्यास है जिसमें अलग अलग मिलिट्रीज भाग लेंगे, अलग अलग कंट्रीज के मिलिट्री भाग लेंगे। जैसे आप देख सकते हो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये सारे कंट्री भाग लेंगे। जैसे आप बात कर लीजिए कि भूटान का तो रॉयल भूटान आर्मी, ठीक है, नेपाल का श्रीलंकन आर्मी, बांग्लादेश इंडियन आर्मी, ये सारे इनमें भाग लेने वाले हैं। इस बार का थीम क्या भाई, ध्यान रखिएगा। क्यों ये इसको क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा तो बांग्लादेश की आजादी का 50 साल हो गया क्लियर। और मैंने बताया था कि यहाँ पे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन फॉर बांग्लादेश, और उन्हें गांधी पीस प्राइज से सम्मानित भी किया जाएगा। तो उनके ही 100 ईयर, उनका 100 ईयर हो चुका है उनके जन्म का, तो उनके जन्मदिन पे ये चीजें मनाया गया। इनके इनके ही उपलक्ष्य पे शांति और गुशेना 2021 सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है। ध्यान रखिएगा इंडिया की तरफ से डोकरा रेजिमेंट, कौन, डोकरा रेजिमेंट शामिल होंगे। डोकरा रेजिमेंट से शामिल होंगे 30, ठीक है, 30 लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सामने था शांति और होना। थीम याद रखिएगा, रोबुस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, शांति रखिए और ऑपरेशन को जारी रखिए। तो रोबुस्ट पीस एंड कीपिंग ऑपरेशन इस बार का थीम था। तो ये ध्यान रखिए, शांति और गुशेना। अभी मोदी जी ने वहां पे विजिट भी किया है। कोविड-19 के बाद सबसे पहला अगर दौरा देखिए तो मोदी जी का वहीं पे है, बांग्लादेश के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने बन जाता है, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला। ओके, विच legendary actor has been selected to be honored with the 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51वां 51 किन्हें मिलने वाला है? ये मिलने वाला रजनीकांत को, 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रजनीकांत को मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा जो फिल्म में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो करते हैं उनको मिलता है। तो रजनीकांत को मिलने वाला 91 वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो 2019 में जिन्होंने अच्छा काम किया, मतलब ये किया है, उनकी बेस पे, क्योंकि 2020 में तो हुआ नहीं लॉकडाउन के चलते। तो 2019 के मूवी को देखते हुए इन चीजों को अवार्ड की घोषणा की गई। तो इस पे रजनीकांत को मिला है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ध्यान रखिएगा। जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा, उनको मिलता है, ठीक है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या मिलता है भाई रिवार्ड में, देखिए, स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल मतलब गोल्डन लोटस, ओके, 10 लाख रुपए मिलते हैं। ओके, सबसे पहली बार मिला था 1969 में किसी को, देविका रानी को, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे लेटेस्ट अभी तक मिला अमिताभ बच्चन को, और अब मिलेगा रजनीकांत को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है इसमें। ओके, क्या याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है किनको? दादा साहेब फाल्के को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दादा साहेब फाल्के को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैंने यहाँ बता दिया। दादा साहेब फाल्के, आप समझ लीजिए जो राजा हरिश्चंद्र मूवी था, राजा हरिश्चंद्र मूवी था, उनमें उन्होंने, सॉरी, उनको इन्होंने डायरेक्ट किया था, दादा साहेब फाल्के ही ने राजा हरिश्चंद्र मूवी जिनको डायरेक्ट कर किया था किन्होंने, तो दादा साहेब फाल्के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। और देखिए एडिशन, देखिए ये कान दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ये 51वां करने का मतलब 51 लोगों को अभी तक मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। बट जो एडिशन है ना, एडिशन, ये 67th एडिशन, एडिशन मतलब कभी कभी दादा साहब फाल्के अवार्ड का एडिशन में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला भी नहीं, इस तरह से। तो ये एडिशन है 67, बट जो मिला है 51वां मिला है। इन चीजों को आप लोग को बहुत ही याद रखना है, ठीक है। तो और एक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एक मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये एक अलग अवार्ड है, जो अब नाम मिलता जुलता, लेकिन इसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो अवार्ड 2021 के लिए मिला है, इसमें आपको याद रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, पहला बात बेस्ट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, उनके मूवी छपाक के लिए, छपाक इनका मूवी था जो कि एसिड अटैक पे बनाया गया था।
बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, इनकी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब के लिए, इनकी मूवी का नाम लक्ष्मी बॉम्ब। ओके, बेस्ट फिल्म तानाजी, मैंने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड हो जाए या नेशनल फिल्म अवार्ड, सबको हौच पौच नहीं करना है, सबको अच्छे तरीके से याद रखना, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं डिटेल में चीजों की चर्चा करता हूँ, ठीक है। और एक अवार्ड के ऊपर वीडियो ही बना दिया जाएगा, महत्वपूर्ण अवार्ड, जब आपका एग्जाम हो नजदीक में तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, महत्वपूर्ण अवार्ड, ठीक है। तानाजी। इंटरनेशनल फिल्म का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म किसको मिला था? तो पैरासाइट को। पैरासाइट जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। ओके, पैरासाइट। ओके, मैंने बताया था वर्सटाइल एक्टर, वर्सटाइल एक्टर का मैंने बताया था के मेनन, के मेनन, इन्हें वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला था के मेनन को। ये सारे महत्वपूर्ण चीजें था जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में मैंने करवा दिया, ठीक है। इससे ज्यादा फालतू चीजें नहीं आ सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रजनीकांत है। ओके, बहुत ही साउथ के बहुत ही मस्त मूवी बनाते हैं ये, और इंडियन सिनेमा में इन्हें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया, इसलिए इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। ओके, हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 किस देश में आयोजित किया गया था? हार्ट ऑफ एशिया समिट, पहला बात हार्ट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो अफगानिस्तान को बोला गया हार्ट ऑफ एशिया। ओके, ध्यान रखिएगा। ये तो पहला बात ये किया गया कहाँ? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजन किया गया है हार्ट ऑफ एशिया समिट। ये 9th है, 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट, ध्यान रखिएगा। ओके, 9th हार्ट ऑफ एशिया समिट था, उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आपको महत्वपूर्ण चीज था। मैं देखिए आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं, देखिए हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, देखिए इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसका नाम हार्ट ऑफ एशिया प्लस इस्तांबुल प्रोसेस क्यों नाम पड़ा, तो ये चीजों के बारे में बताऊंगा। ये नवंबर 2011 में ही स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इस बार 9वां है। नवंबर 2011 में इसको किया गया फर्स्ट समिट, इस्तांबुल तुर्की में किया गया था। पहला पहला इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है वहां पे, सॉरी तुर्की राजधानी तो अंकारा है, सॉरी इस्तांबुल तुर्की में एक जगह है, तो वहां पे स्टार्ट हुआ था ये हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 2011 में, नवंबर 2011 में पहली बार इसके अंदर 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, 17 आप देख सकते हो कि और भी अलग अलग कंट्री हैं, सपोर्टिंग कंट्री 17। ध्यान रखिएगा, जब देखिए हम मैप लेंगे तो ये देखिए, जब हम पूरे एशिया को बांटते हैं ना, तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस तरह से बांटते हैं, सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया बांटते हैं, तो सब कुछ बट गया ना। तो जब हम साउथ एशिया बांटे तो इन सारे कंट्री को रखे, साउथ ईस्ट एशिया बांटे इन सारे कंट्री को रखे, जब नॉर्थ एशिया बांटे तो ऊपर वाले कंट्री को रखे, जब हमने बात किया सेंट्रल एशिया तो हमने इस कंट्री को रखा, हम वेस्ट एशिया में तो इस कंट्री को रखा, लेकिन बीच में एक अफगानिस्तान तो छूट गया। इस अफगानिस्तान को कोई कहीं पे भी मैंने रखा, हम लोगों को रखा ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इसलिए इसे बोल दिया है कि तुम हार्ट ऑफ एशिया हो, इसे बोला गया तुम हार्ट ऑफ एशिया हो। तो यही अब चीजों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसे हार्ट ऑफ एशिया नाम दे दिया कि जो अफगानिस्तान है ये हार्ट ऑफ एशिया है, और इसके लिए सारे कंट्रीज मिलके इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी चीजों के लिए काम किया जाएगा। ध्यान रखिए, इनकी चीजों के लिए काम किया जाएगा, इसलिए तुर्की चीज के लिए आगे बढ़ा और इसने हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस किया। मतलब कहने का मतलब ये एक समिट था, ये एक तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह से ये सबसे पहली बार अफगानिस्तान के अंदर शांति ये सब चीजों के लिए किया गया, ठीक है। इस्तांबुल, इसको बोला गया हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, जो कि नवंबर 2011 में इस्तांबुल में हुआ था, ठीक है। और ये इसका 9वां संस्करण है हार्ट ऑफ एशिया समिट का, जो कि दुशांबे तजाकिस्तान में अलग अलग कंट्रीज में होते रहता है। इस बार का जो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, इस बार क्या भाई कि इस बार का क्या है भाई कि डबल पीस विद इन अफगानिस्तान, अराउंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर शांति शांति कायम करिए और अफगानिस्तान के अगल बगल में शांति कायम करिए। ये डबल पीस इस बार का मतलब कहने का मतलब लक्ष्य रखा गया है, इन चीजों को ध्यान रखना है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, तो आपको ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। इस बार एस एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, एस एस जयशंकर ने इस चीज में शामिल इनमें भाग लिया, ये इस चीज में जाके दुशांबे में जाके इन्होंने भाग लिया। एस एस जयशंकर इंडिया की तरफ से, तो महत्वपूर्ण समिट है तब तो ना, इस कोविड में भी इन्होंने जाकर वहां भाग लिया है, एस एस जयशंकर। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। हार्ट ऑफ एशिया समिट कहाँ हुआ, हार्ट ऑफ एशिया समिट में क्या चीजें हैं,
कौन सा नंबर का था, 9th नंबर का। ये सारे चीज आपको महत्वपूर्ण था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, ठीक है। इसे कभी बोला था हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए ये देख सकते हो, ये अफगानिस्तान का इमेज यहाँ बनाया गया है। ओके चलिए देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एशिया का मैप है, पूरे एशिया का मैप है। ओके आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो आप, ये अरब पेनिनसुलाज हैं, अरब पेनिनसुला है। ओके ओके ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया के नाम से बोला था, जो एशियान कंट्री मेनली है। ये पूरा साउथ एशिया है, ये पूरा ये पूरा साउथ एशिया है, जो कुल मिला के इसे सार्क कंट्री के अंदर में आते हैं। ओके और बाकी ये सब देखिए, ये पूरा हमारा मिडिल एशिया है, सॉरी सेंट्रल एशिया है। और ये देखिए पूरा वेस्ट एशिया है। ओके ऊपर वाला नॉर्थ एशिया, जिसमें चाइना, रसिया, ये सब सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके और मैंने ऑलरेडी एशिया के ऊपर मैं चीज़ों को मैं करवा दूंगा, जब ज्योग्राफी होगा तो मैं चीज़ों क्लियर करवाऊंगा, तो कभी लाइव सेशन में अच्छा रहता है करवाने में, ठीक है। लाइव सेशन में पढ़ाने में अलग आनंद आता है। उड़ीसा सरकार ने किन प्राकृतिक स्थलों को जैव मंडल रिजर्व घोषित करने की प्रस्ताव दिया? ओडिशा गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड व्हिच इकोलॉजिकल साइट्स टू डिक्लेयर बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये सवाल है कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए, देखिए अभी इंडिया में 18th बायोस्फीयर रिजर्व, 18 जैव मंडल रिजर्व है, मतलब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है 18। तो अभी उड़ीसा में पहला एक, उड़ीसा में एक सिंपलीपाल, उड़ीसा में एक सिंपलीपाल है। अब एक और नया उड़ीसा सरकार ने बोला किसको हम करेंगे, वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी देखिए क्यों ध्यान रखेगा, यूनेस्को ने सबसे पहली बार, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस 1971 में इस चीज को स्टार्ट किया गया कि इस चीज मतलब एक जैव मंडल का, कहने का मतलब इस चीज को स्टार्ट किया कि जैव मंडल होगा, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर MAB, ये एक चीज लॉन्च किया यूनेस्को 1971 में, और इसके अंदर रखा गया, इसके अंदर अभी इंडिया के 12 बायोस्फीयर, अभी 18 में से 12 इसके अंदर शामिल है। पूरे वर्ल्ड, जिसको बोला वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व बोला गया है। ओके तो ये इसमें चीजों को कि इसमें मैन एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया, बहुत बड़े लार्ज एरिया जहाँ पे जैव विविधता हो, जहाँ पर हैबिटेशन भी हो, बहुत सारी चीजें हो, तो इसमें शामिल किया था, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला था। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। क्यों 18 का, क्योंकि बड़े एरिया को कवर करता है। नेशनल पार्क करेंगे इससे थोड़ा सा कम, मतलब ज्यादा जनसंख्या होगा। सेंचुरी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक राज्य के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व 1 या 2 हो सकते हैं, हार्डली, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। नेशनल पार्क बहुत हो सकते हैं, नो डाउट। सेंचुरी की बात करें तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, ये ध्यान रखिएगा। ओके कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, इसका आप लोग पूरा समझ लीजिए। कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, देहांग देवांग, मानस, दिब्रू, नौक्रेक, पन्ना, अस्थमंगला, नीलगिरी, गल्फ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिंपलीपाल, सुंदरबन, कच्छ, अंचाकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत बड़े एरिया आ जाता है, बहुत बड़ा। देखिए कच्छ है, पूरे कच्छ को ले लिया यहाँ पे, पूरे कच्छ को। ये नंदा देवी, देखिए नंदा देवी को, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी जो पीक है, सब कुछ इसके अंदर में आ जाएंगे। मानस देख सकते हैं, ये सब सारे सेसलम है, सेसलम पहाड़ी है आंध्र प्रदेश के अंदर, इन पूरी चीजों को ले लिया। सुंदरबन डेल्टा, जिसको पूरे बायोस्फीयर रिजर्व बना लिया गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व वास्ट एरिया को कवर करता है, पूरे लार्ज एरिया कवर करता है, जैसे जहाँ पे सब कुछ हो, जहाँ पे नेशनल पार्क, सेंचुरी भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में होता है। देखिए तो बायोस्फीयर रिजर्व के देखेंगे 3 जोन होते हैं, एक कोर एरिया होता है। तो कोर एरिया कहने का मतलब हुआ कि कोर एरिया जब होगा ना बायोस्फीयर रिजर्व का, तो कोर एरिया वहां पर रहता है जहां पर कहीं ना कहीं जानवर में रहते हैं, जहां पे आपको नेशनल पार्क दिखाई पड़ेंगे, जहां पर आपको केवल आप समझ, जहां पर आप देखिए यहाँ पर कैमरा बनाया गया, मतलब कहने का वहां पर केवल आप कैमरा में लगा के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पे कोई लोग नहीं घूमेंगे, यहाँ पे कैमरा में लगा दिए हैं, मॉनिटरिंग हो रहा है, यहाँ पे जो जीव जंतु रहेंगे उन चीजों को आप देख सकते हो। ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया, पूरे बड़े एरिया की बात करें बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके बीच वाले एरिया को बोलते हैं कोर एरिया। अब उसके बाद वाला जो एरिया उसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, बफर जोन। ठीक है, बफर जोन, यहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं। ओके कुछ लोग सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब कुछ लोग भी रहते हैं, कैमरा भी लगते हैं, कुछ रिसर्च स्टेशन बनते हैं। तो जैसे कि एक मैं बना दूं, जैसे कि एक पूरा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल,
यहाँ पर सब पशु पक्षी रह रहे हैं, बहुत खतरनाक जानवर रह रहे हैं। तो ये कोर एरिया हो गया, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ लोग तो रहते हैं। इसको हमने बोल दिया बफर जोन। अब इसके बाहर जो देख रहे हैं ये पूरा थोड़ा कम ग्रीन है, इसको बोल दिया हम ट्रांजिशन एरिया। क्या बोल दिए? ट्रांजिशन एरिया। अब ट्रांजिशन एरिया में देखिए घर भी हैं, लोग भी रह रहे हैं। ट्रांजिशन एरिया में आप देख सकते हो कैमरा वैमरा, फोटो तो होगा ही, रिसर्च स्टेशन ही बने हैं, मतलब बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट है, ये होते हैं आपका ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, जहाँ पर लोग आवाजाही करते हैं। तो ये हमने पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व का एक मैंने आपको एक मैप दिखाया। ये चीज समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा, इन सबको इसमें समेट लेता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े एरिया को बोलते हैं जयमंडल क्षेत्र बोलते हैं। समझ रहे बातों को? तो विच कंट्री रजिस्टर्ड द फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड? मैंने कल ही करवाया था इसको हेडलाइन में। एक नया पहला बार एनिमल के ऊपर कोरोना वायरस का वैक्सीन पहले बार एनिमल के लिए रशिया ने लॉन्च किया है। उस वायरस का नाम उस वैक्सीन का नाम है कॉर्निवैक। ध्यान रखिए, क्या नाम, उस वैक्सीन का नाम क्या है? कॉर्निवैक कोव। ठीक है, कॉर्निवैक कोव। ओके, तो रशिया ने इसको किया है कोरोना वैक्सीन। ध्यान रखिएगा, देखिए आप चीजों को समझिएगा। तो फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड हैज बीन रजिस्टर्ड इन द रशिया, वाज अनाउंस्ड बाय द कंट्री एग्रीकल्चर सेफ्टी वॉचडॉग। देखिए रोसखोजोर, देखिए ये नाम ही बहुत जबरदस्त है, मैं इनका उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। रोसखोजनाडोजोर। ठीक है, इसके द्वारा, ये थोड़ा रशियन नेम है इसलिए थोड़ा कठिन हो रहा है, इसके द्वारा इसका कहने का मतलब बनाया गया है, अनाउंस किया गया है। तो इस कोरोना वायरस, इस वैक्सीन का क्या नाम है? कॉर्निवैक कोन। तो ये कोरोना वायरस के वैक्सीन है, एनिमल के लिए बनाया गया है। ओके, और एक स्पुतनिक 5, पहला कोरोना वायरस का वैक्सीन रशिया के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम था स्पुतनिक 5। फर्स्ट इन द वर्ल्ड कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 दैट इज लॉन्च बाय द रशिया। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, मैंने चीजों को बता दिया। ओके, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का हमने करंट अफेयर को किया, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था मैंने उसको कर दिया कंप्लीट। और मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। और कल हमारा करंट अफेयर, कल हमारा संडे है, और संडे को हम लोग करंट अफेयर में करेंगे रिवीजन। देखो, हमने रिवीजन के ऊपर हमने जनवरी फरवरी मार्च के ऊपर हमने एक करंट अफेयर डाला, तो इसका पार्ट 2 आएगा कल। ओके, कल हम करेंगे जनवरी फरवरी मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिवीजन, और वो ही एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप चाहिएगा कि जल्दी हम उस चीज को पढ़ लें, तो वो आप रिवीजन वाले चीज को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, डेली तो आप लोग रोज शामिल हो ही रहना ही है लाइव में, लेकिन कल उसको मिलना है। और कल हम मिलते हैं 8 बजे। चलिए, तब तक सेशन को हम करते हैं समाप्त। धन्यवाद।